दोस्तों तो आप सभी लोगों का अगेन यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन जो चल रहा था, तो उसका हमने जो डे 5 मतलब डे 1 से लेकर डे 5 को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमने उसको कवर किया था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट हमने जो डे 5 में क्या कवर किया था, तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी मतलब नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, मतलब इनकम मेथड, और दूसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था, उसमें हमने जितने भी मतलब अपडेटेड क्वेश्चन थे, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट करे थे। तो गाइज आज जो हमारा शुरू होगा डे 6 होगा, और ये डे 6 यार कह रहे हो कि ना 25 दिन 25 मैराथन अपने आप में स्पेशल है। बात सुनिए, 25 दिन 25 मैराथन अपने आप में ही स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि आप लोग उस देख रहे हो कि कंटेंट में क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बता, जो भी बच्चों के डाउट्स होते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें समझाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना, देखो आप लोग, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था, और आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप चैनल पे आए हो, और जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डे 6 रहेगा, तो डे 6 देखो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो कौन सा आय तथा रोजगार का निर्धारण, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के मतलब 2 से 3 सालों के अंदर, वो और प्लस में उसमें जो अपडेटेड क्वेश्चन, मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो तो वो सारे के सारे एमसी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो हम डे स्टार्ट करेंगे 25 दिन 25 मैराथन का डे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो पहला एमसीक्यू आता है, पहला मतलब 1 नंबर का, कह रहा है निम्न में से कौन सा समग्र, मतलब निम्न में से कौन सा समग्र मांग मीन्स कि एग्रीगेट के लिए समीकरण को दर्शाता है। मतलब अब आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा समीकरण है जो एग्रीगेट डिमांड की, जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसके लिए उसके मतलब उसके समीकरण को व्यक्त करता है। गाइज अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने डिटेल में वीडियो नहीं देखे ना, तो आप लोग जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट को चेक करो, ठीक है। वहाँ पर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल के साथ मैंने कवर करवा रखा है, हर एक टॉपिक को। बट यहाँ पर एक ऐसा जो बच्चा 25 दिन 25 मैराथन देख रहा ना, अगर उसने सिलेबस को पढ़ा है और ये देखे ना, तो कह रहा उसके मतलब उसकी जो इंप्रूवमेंट होगी ना, उसमें ऑटोमेटिक 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो मतलब कह रहे हैं कि एडी के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब वैसा देखो मैंने आपको समझाया था कि जो एडी का हमारा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ सी प्लस आई पे आधारित होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपसे चारों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के लिए क्या सी मतलब उपभोग, और आई का मतलब निवेश, और यहाँ पर क्या सरकारी अंतिम उपभोग, और है क्या ऐसा आपने मैंने। और देखो यार मैं आपको क्या करूँ, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन खोलो तो हमें मतलब करो तो उसमें बता दो कि हमें 25 दिन 25 मैराथन में कंसेप्ट सर ने सिखाया था, क्या था, पतली गली कंसेप्ट। क्या करो, पतली गली कंसेप्ट को अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे ना, तो यार एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बात सुनिए आता, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने पतली गली कंसेप्ट को अप्रोच किया, मतलब पतली गली कंसेप्ट को अगर आपने फॉलो किया, तो कभी मतलब गलत नहीं हो सकता। देखो तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ए डी बराबर क्या, सी होता है, आई होता है, जी, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं होता, इसके साथ कुछ और टर्म आता है, तो ऑप्शन ए नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सी प्लस में आई, ये तो चलो ठीक है, लेकिन माइनस का साइन ये भी नहीं हो सकता पतली गली कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है सी प्लस आई, देखो यहाँ से नहीं दे सकता, ठीक है। अब एक तो देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पर जो एक्स माइनस है ये तो ऑलरेडी दोनों गलत है, क्योंकि इनके साथ आपका नहीं दे देगा। एक्स का मतलब होता है आपका एक्सपोर्ट, और आई का मतलब एम का मतलब होता है इम्पोर्ट, ठीक है। बट यहाँ पर जो ए सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस एक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी, मतलब दोबारा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि एक उपभोग फलन, कह रहा है कि एक उपभोग फलन डैश और डैश के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। गाइस सीधे सीधे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उपभोग फलन की डेफिनेशन क्या होती है। क्या करो, उपभोग फलन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहला कह रहा है कि जो उपभोग फलन हो किसको व्यक्त करेगा संबंध में, उपभोग और बचत को दर्शाएगा। यार उपभोग फलन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि इनकम आपका वो मतलब कंजप्शन पर भी डिपेंड करता है, और वहाँ पर क्या होता है वो आपका सेविंग पर भी डिपेंड करता है। तो पहले आप देखो यहाँ पर इनकम किस में नहीं दी गई है, इनकम कौन कौन सा ऑप्शन में नहीं। पतली गली कंसेप्ट, यार मैं कह रहा हूँ ना पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट रहेगा आपका। इसमें देखो 4 ऑप्शन में से कहाँ पर इनकम के बारे में बात नहीं हुई है, तो इसमें देखो इनकम के बारे में बात नहीं हुई है, नहीं, सिंपल ही बात है। यहाँ पर देखो इनकम के बारे में बात हुई, नहीं हुई, ठीक है। यहाँ देखो इनकम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चा हमारे यहाँ पर 2 कह रहे हैं। अच्छा टॉपिक में आपसे क्या कह रहा है भाई, उपभोग की बात कर रहा है ना, तो निवेश कहाँ से आएगा, तो ऑप्शन ए भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, C4 कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी,
क्लियर। ये देखो पतली गली कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता डायरेक्ट आप उसको हिट करो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या अपनाइए, कौन से अप्रोच को, पतली गली कंसेप्ट। क्या करो, पतली गली कंसेप्ट को अपनाओगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होगा। अब अगला कह रहे हैं कि दोस्तों देखो, कह रहे कि जब आय में, कह रहे कि जब आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के बराबर होती है तो देखो क्या होता है। कह रहे कि जब आपकी इनकम, ठीक है, जब आय में वृद्धि, कह रहे कि जब आय में वृद्धि और, कह रहे कि जब आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि के बराबर हो, कह रहे कि इनकम में चेंजेस हो और वो आपका, कह रहे कि इनकम में चेंजेस और आपका जो उपभोग में परिवर्तन बराबर, तो अब उसमें कह रहे कि MPC बराबर 0 होगा। बताइए। और कह रहे कि मान लो सिंपल बात है, आप में आय इनकम में 100 रुपये की वृद्धि और उपभोग में भी आपके 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो और यहाँ पर कह रहे कि जो, और कह रहे कि MPC बराबर 1 होगा, और कह रहे APC बराबर 0 होगा, या फिर APC लेस देन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। मतलब APC इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यार आपको कह रहा हूँ बार बार शब्दों को समझो। यहाँ पर कह रहा है कि जब आय में वृद्धि, यहाँ पर देखो परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ कह रहा है उपभोग में परिवर्तन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक अप्रोच पढ़ाया होगा, फॉर्मूला पढ़ाया होगा कि MPC बराबर क्या होता है, डेल्टा, अगर हम बात करेंगे डेल्टा C अपॉन में क्या होता है, डेल्टा Y, ठीक है, डेल्टा C। अब मान लो अगर इनकम हमारी 100 की बढ़ रही है तो मतलब परिवर्तन होता है, उनके उपभोग में 100 तो परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर MPC बराबर क्या 1 आएगा। बताइए, MPC बराबर 1 आएगा, MPC बराबर 1 दे रखा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, P4 क्या होता है, बाहुबली। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर अप्रोच को हिट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपका इक्वल है, मतलब आएगा आंसर। अब देखो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, कह रहे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, कह रहे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान हो सकता है, कह रहे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान हो सकता है, कह रहे कि 1 के बराबर हो सकता है क्या कह रहे हैं, 1 के बराबर हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहे हैं 1 से बड़ा हो सकता है, और फिर कह रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक हो सकता है, और एक आपका यहाँ पर 1 से कम हो सकता है। यार अब तो सबसे पहले देखो एवरेज कभी भी, पतली गली कंसेप्ट अपनाओ कि एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज कभी नहीं हो सकता, कह रहे हैं 1 के बराबर हो सकता है। कह रहे औसत उपभोग प्रवृत्ति, देखो औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब APC, यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि मान हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अगर मैं कहूँ हमने 100 रुपये खाए तो 100 रुपये उपभोग कर लिए तो 1 के बराबर हो सकता है, सिंपल ही बात है, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लो हमने 100 रुपये कमाए, ठीक है, 100 रुपये कमाए और मान लो हमने कि 80 रुपये खाए, बिल्कुल हो सकता है। कह रहे हो कि अगर हमने 100 रुपये कमाए हैं, क्या कह रहे हो 100 रुपये अगर हमने कमाए तो 80 रुपये उसमें खा सकते हैं, बिल्कुल 20 रुपये बच सकते हैं। तो कह रहे कि 1 से कम हो सकता है, कह रहे 1 से बड़ा, कह रहे 1 से कम हो सकता है। देखो यहाँ पर कि आपका उपभोग इनकम ज़्यादा हो और उपभोग कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कह रहे 1 के बराबर हो सकता है, कह रहे 1 के बराबर, कह रहे कि 1 के बराबर, एक जहाँ पर C और मतलब जो आपका उपभोग हो सेविंग बराबर हो सकती है 1 से बड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, B4 क्या होता है, बाहुबली। समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर लास्ट मतलब मे भी आप क्वेश्चन आते हैं 2020 के पेपर में आए हुए हैं। कह रहे डैश को आय में वृद्धि, कह रहे डैश को आय में वृद्धि के साथ बचत में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वृद्धि, यहाँ पर परिवर्तन की बात कर रहा है, परिवर्तन, ठीक है। तो कह रहे कि आय में वृद्धि और, कह रहे आय में वृद्धि और बचत में, तो अब यहाँ पर देखो बचत और आय की बात करें ना, तो क्या यहाँ पर ये उपभोग को दिखा रहा है, पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचत की बात समझ में आ रही है, ठीक, यहाँ पर कर रहा है नहीं, यहाँ पर भी कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो कह रहे कि वृद्धि, जब भी मैंने आपको कहा था जब भी कोई परिवर्तन की बात होगी तो वहाँ पर कौन सा अप्रोच आएगा, वो आपका M के आएगा, मतलब सीमांत होगा। क्या होगा, सीमांत, यहाँ पर औसत दीर्घ नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ओनली क्या बचा है, B4 क्या होता है, बाहुबली। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, B, मतलब सीमांत उपभोग, सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्या होगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना हो। देखो कह रहे हो कि ये लाइक कमेंट शेयर वगैरह ये सब आप संभालो, मेरा क्या काम रहेगा, कंसेप्ट को लाना, ठीक है, और नए नए कंटेंट को लाना, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा वो सारा एक्सप्लेन करने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट वाला ये चीज़ आप खुद करो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कह रहे राष्ट्र आय को किस रूप में जाना जाता है। देखो यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्टार डाल लेना, ठीक है, राष्ट्र आय को किस रूप में जाना जाता है। कह रहे और देखो यार लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए, कह रहे कि ये जो लाइक है ना इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए, लाइक बिल्कुल अपने दोस्तों से करवाओ, खुद भी करो, 1-1 2 3 बार करिए, ठीक है। तो अब देखो कह रहे राष्ट्र आय को किस रूप में जाना जाता है, कह रहे कि जो राष्ट्र आय होती है उसको किस रूप में जाना जाता है। पहले कह रहा है कि AD के रूप में, कह रहा है APC के रूप में, कह रहा है AS और इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या कहा था, राष्ट्र आय को मैंने बार बार पढ़ा है, राष्ट्र आय को हम क्या कहते हैं, AS भी कहते हैं।
बात सही है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा बी, नहीं। और इनमें से कोई नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? C4 का होना प्यार है। चलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा उपभोग का वह स्तर, कह रहा कि उपभोग का वह स्तर जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। मतलब देखो ऐसा हमारे को बताना है। कह रहा देखो देख के आंसर दे दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस बच्चे ने पतली वाली कंसेप्ट को फॉलो किया ना, उसका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बात सही, इतना मतलब गारंटी दे रहा हूँ ठीक है कि जिस बच्चे ने पतली गली कंसेप्ट को फॉलो किया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा कि उपभोग का वह स्तर, कह रहा कि उपभोग का वह स्तर जो आय के स्तर से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब कि हमारे को बताना है कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहाँ पर क्या होता है, आय मैटर नहीं करे लेकिन उपभोग हमारा रहेगा। जहाँ पर आय मैटर नहीं करेगी, मतलब मीन्स कि जहाँ पर आपकी इनकम कोई मैटर नहीं होता वहाँ पर बट आपका क्या होता है, आपका जो उपभोग रहेगा वो आपका होना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैंने आपको उपभोग फलन में पढ़ाया था, पतली वाली कंसेप्ट का अप्रोच फॉलो करो। प्रेरित, तो यहाँ पर बात कर रहा है उपभोग की, यहाँ पर प्रेरित की बात कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है उपभोग वक्र की नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर आपका आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। चलो ठीक है। अब देखो कह रहे कि अंतिम वस्तुओं की समग्र मांग, कह रहे कि अंतिम वस्तुओं की समग्र मांग को इस तरह लिखा जा सकता है। मतलब कह रहे कि जो अंतिम वस्तु होती है ना, कह रहे कि अंतिम वस्तु जो फाइनल गुड्स होती है, कह रहे कि अंतिम वस्तु जो फाइनल गुड्स होती है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? कह रहे कि उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो कह रहे कि AD बराबर क्या C+I प्लस में BY। ठीक है। ये देखो फॉर्मूला देखो, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला इसमें मिक्स कर। अब देखो एक्चुअल में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें D सही था। मतलब ये 4 घटक होते। मैंने कहा था पेपर में आपको ना तो ये टॉपिक पढ़ना है और ना तो ये पढ़ना है, तो ऑप्शन कौन सा आपका? अब ऐसा कोई ऑप्शन आपका बन रहा है तो कहोगे सर हमारा ऑप्शन बनना कौन सा? ऑप्शन नंबर B4 क्या होता है? बाहुबली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे जो 9 होगा उसका आंसर क्या होगा? B4 बाहुबली। मतलब एग्रीगेट जो एग्रीगेट डिमांड होगा किसके बराबर होगा? C+I के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है? लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा से ली गई। मतलब कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इनकम एंड डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है, एक्चुअली ये चैप्टर किसके द्वारा लाया गया है? मतलब ये चैप्टर में किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, किसका योगदान है? तो यहाँ पर पहला कह रहा है एडम स्मिथ। मैंने कहा पतली गली कंसेप्ट फॉलो करा, मैंने आपको डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। दादा भाई नौरोजी ने, इनकी बात कहाँ पर आती है? आप लोग देखो सोचो, इनकी बात, दादा भाई नौरोजी कौन था? तो आप कहोगे ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या होता पहली बार भारत के राष्ट्र आय की मतलब एस्टिमेशन की थी, राष्ट्र आय की गणना की थी। ठीक है। और मेन आता है जो हमारे केन्स, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? जो हमारे चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, तो ये पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर आधारित है? वो केन्स के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ रही यहाँ तक? तो अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा उसके बाद के कौन कौन से क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, कमेंट भी करना है। ठीक है। चलते देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। इस गुणक का न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, कह रहे निवेश गुणक का, कह रहे जो निवेश गुणक को हम किससे डिनोट करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। जो निवेश गुणक मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं? ठीक है। कह रहे निवेश गुणक का मूल्य न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य हो सकता है। तो कह रहे 0 और 1 हो सकता है, या फिर 1 और 5 हो सकता है, या 1 अनंत हो सकता है, 0 और अनंत हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे जो के की वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है? मतलब न्यूनतम कितना हो सकता है और उसका अधिकतम कितना हो सकता है? तो सिंपल ही बात है यार, देखो ये डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर। ठीक है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम में लगातार वृद्धि होगी। अगर इन्वेस्टमेंट में कमी करेंगे तो आपका जो इनकम में कमी होगी। तो यहाँ पर जो अगर हम कह रहे हैं कि जो निवेश गुणक का जो न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है, अगर हम बात करें ज़्यादा ज़्यादा कितना? 1 हो सकता है। समझ में आ रहा होगा? और अधिकतम मूल्य कितना? अनंत हो सकता है। तो हमारे पास मैंने कहा था कि पतली गली कंसेप्ट को आपको समझना ध्यान से। तो कह रहे हैं 0 कभी हो नहीं सकता, ठीक, 1 हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं हो सकता, और कह रहे हैं 0 नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ये, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर C4 क्या होता है? का होना प्यार है। समझ में आ रहा होगा? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि डैश को आय की प्रति इकाई के रूप में, कह रहे कि डैश को आय की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अब बताओ आपके पास ऑप्शन 4 है, तो उसमें कह रहे कि किसे हम एक मतलब आय की जो प्रति इकाई के रूप में मतलब परिभाषित कर सकते हैं। तो कह रहे कि आय की प्रति इकाई का मतलब क्या होता है? क्या एवरेज को बता सकते हैं? नहीं। ठीक है। क्या मतलब जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन है उसको बता सकते हैं? नहीं। और कह रहे MPS को, कह रहे कि यहाँ पर आय की प्रति इकाई, तो ये भी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपका क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति C4 का होना प्यार है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
कि यदि राष्ट्र आय में वृद्धि, कह रहे कि यदि राष्ट्र आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के बराबर हो, ठीक है, यदि राष्ट्र आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के बराबर हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहे कि यदि राष्ट्र आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के बराबर हो तो कह रहे कि एमपीसी का मूल्य क्या होगा। कह रहे कि एमपीसी का मूल्य क्या होगा। कह रहे कि यदि राष्ट्र आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के बराबर हो। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या करूँ मैं, अगर हमारी जो इनकम 100 से बढ़ रही है, ठीक है, और 100 से बढ़ रही है और वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो हमारे उपभोग भी 100 से बढ़ रहा है, तो कह रहे कि वहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहे कि 1 के बराबर, क्या कह रहे ऑप्शन 1 के बराबर, या फिर 1 से बड़ा, या फिर ऑप्शन कह रहा है 1 से कम, और फिर कह रहा है ऑप्शन 0 के बराबर। क्या कह रहे हैं इसमें, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पर क्या होगी, अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि 1 के बराबर, 1 से बड़ा, या फिर 1 से कम, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी, मतलब क्या होगा, 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर आप लोगों ने वीडियो को डिटेल में नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चेक करिए। और जिस बच्चे ने मतलब डायरेक्ट अगर डे 6 पे आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर मतलब डायरेक्ट 6 ना देखिए, आप क्या करो, डे 1, डे 2, डे 5 को आप आके देखना शुरू करिए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 4, कह रहे कि एक अर्थव्यवस्था में विच्छेद बिंदु, कह रहे कि एक अर्थव्यवस्था में सम विच्छेद बिंदु और संतुलन बिंदु आय के समान स्तर पर हो सकते हैं यदि प्रत्याशित निवेश, क्या कह रहा हूँ, एक अर्थव्यवस्था में सम विच्छेद बिंदु और कह रहे संतुलन बिंदु, कह रहे कि ये दोनों जो होंगे आय के समान स्तर पर हो सकते हैं यदि प्रत्याशित निवेश, कह रहे कि यदि प्रत्याशित निवेश क्या हो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 1, मैंने कहा था आप लोग कौन सा क्या करना है, पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, कह रहे कि ए 1 हो गया, बी 0, और कह रहे 1 से बड़ा या फिर 1 से कम। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन कौन सा कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहे कि सम विच्छेद बिंदु जहाँ पर आपका क्या हो, उपभोग और आय बराबर होते, कह रहे संतुलन बिंदु जहाँ पर, और कह रहे कि इसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 क्या होता है, बाहुबली। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 15। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए देखो कह रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि नगद आरक्षित अनुपात में कमी से, मतलब कि जो CRR होता है, क्या करूँ मैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, अगर उसको हम क्या डिक्रीज करते हैं तो डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डैश। तो आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहे मतलब AD मतलब क्या था, समग्र मांग में कमी होगी बताइए, या फिर कह रहे कि AD में वृद्धि होगी, या फिर AD में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या सामान्य मूल्य में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को डिटेल देखो ना भाई, कह रहे हो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है। और जो बच्चे इसको रिवीजन करेगा कौन सा, 25 दिन 25 मैराथन, और कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स में मतलब कह रहा फोड़ के आएगा। समझ में आता है। और आप लोग वीडियो को क्या शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर देखो कह रहे जब CRR में कमी करेंगे तो सोचो, जब देखो इसको खुद आपको सोचना है कि जब हम CRR में कमी करेंगे तो इससे क्या कॉमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा लेगा, और जब कॉमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा लेगा क्या करो, जब कॉमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा लेगा पब्लिक को पैसा देगा, और जब पब्लिक को पैसा देगा तो वहाँ पर क्या बढ़ जाएगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कह रहे कि यदि MPC और कह रहे कि यदि MPC और MPS से अधिक हो, कह रहे कि यदि MPC MPS से अधिक हो तो गुणक का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करें बताओ गुणक को हम किससे डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, तो गुणक को हम किससे डिनोट करते हैं, कह रहे कि यदि MPC और MPS से अधिक हो जाए, मतलब कह रहे कि MPC जो है MPS से अधिक हो जाए, मतलब हमारा उपभोग बचत से ज़्यादा हो जाए, तो गुणक का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा या 2 से कम होगा, या फिर 2 के बराबर होगा, या फिर 5 के बराबर होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन मतलब इसको करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सिंपल बात है, अगर मान लो कह रहे कि MPC मतलब मैंने आपको क्या बताया था, परिवर्तन की बात करी हमने, क्या इसमें परिवर्तन की। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे मान लेते हैं जैसे कि हमारी इनकम क्या है 100 रुपये, क्या हमारी इनकम 100 रुपये, उसमें जो वृद्धि हो रही है मान लो कि हम मतलब अगर इनकम से परिवर्तन 120 रुपये खा सकते हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके, खा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताओ आपका ऑप्शन कौन सा, 2 से बड़ा होगा या 2 से कम होगा या फिर 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आओ कभी हवेली पे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कि यदि MPS, कह रहे कि यदि MPS 0 के बराबर है, मतलब कह रहे कि यदि MPS 0 के बराबर कि आपकी जो सेविंग क्या है 0 है, तो निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा। कह रहे कि MPS आपका क्या 0 है, तो निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखो यार बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा तो आप वहाँ चेक करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में लाइक बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। ठीक है ना, बस में यहाँ तक। अब देखो कह रहे कि 0 के बराबर होगा, 1 क्या ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो याद रखना, मैंने कहा था पतली गली कंसेप्ट को हमेशा रखना, कभी भी निवेश की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही क्या होती है 0 हो सकती है, बात सही है। लेकिन हमारी क्या हो सकती है यहाँ पर अनंत हो सकती है, क्या उसकी फिक्स है क्या, 2 ही वैल्यू है, नहीं उसकी क्या अनंत हो सकती है।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी दोबारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 18वां कह रहे कि आय का सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, क्या होता है आय का सम विच्छेद बिंदु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कह रहे कि आय का सम विच्छेद बिंदु, ठीक है, बिंदु निर्धारित किया जा सकता है कि जो ये देखो आय का सम विच्छेद बिंदु कहाँ पर होता है। तो अगर यार मैंने आप लोगों को डायग्राम अगर इसको डिटेल में जाके आपने वीडियो पढ़ा होगा तो ये हमारा डायग्राम क्या होता है, एएस का होता है जिसमें यहाँ पर 45 का डिग्री होती है, और ये क्या होता है हमारे यहाँ पर एडी का होता है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ब्रेक करते हैं वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है भाई, वही पॉइंट क्या कहलाता है हमारा सम विच्छेद बिंदु। समझ में आ रहा होगा? तो अब सोचिए डायग्राम किसका, ये आय का हो गया। ठीक है, एएस को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। एडी का मतलब क्या होता है, उपभोग। तो यहाँ पर देखो पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना है। सबसे पहले देखो आपका आय, देखो लगभग हर आय किस में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन ए। चलो ठीक है, अच्छा अब हमारे को देखना समझना ध्यान से कि इसमें उपभोग कहाँ पर दे रखा है, उपभोग इसमें दे रखा है नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा उपभोग दे रखा है लेकिन उपभोग के साथ इनकम नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी फॉर बाहुबली होता है क्या, पतली गली कंसेप्ट के भाई दम है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे ना, जिस बच्चे ने नहीं देखे ना, मैं कह रहा हूँ पेपर से आप 25 दिन पहले अगर आप ये कंसेप्ट को देख के आते करो कि एक एक क्वेश्चन आपका ना यहीं से उठ के आएगा। बात समझ आते? अगर आपको नहीं होता तो आप लोग एक बार पेपर में देख लेना और फिर आके कमेंट करना कि सर हाँ पेपर में से जो आपने क्वेश्चन पढ़ाया था वही उठ के आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो हमारे क्या 19 क्या कह रहे कि साख नियंत्रण की दिशा में क्या कह रहे हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, कह रहे साख नियंत्रण की दिशा में आरबीआई द्वारा कौन सी पॉलिसी, यार ऐसा क्वेश्चन भी दिया था। देखो अब सीबीएसई वाले इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या करोगे फिर? मैं करूँगा आप यहाँ पर आओ 25 दिन 25 मैराथन में आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाया जाएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको शुरू में बार बार अगर टॉपिक पढ़ा रखा है, सिंपल ही बात है कि अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है तो वो तो राजकोषीय पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, और जो आरबीआई होता है वो कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। तो इसमें देखो आंसर कौन सा, बजटीय नीति के बारे में बात होती है नहीं, यहाँ पर भी आप अपना पतली गली कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। राजकोषीय नीति नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, मौद्रिक नीति, C4 का होना प्यार है। समझ मारिए? ठीक है, भाषण आता है। तो अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है आता है। ठीक है, कह रहे कि एपीसी, कह रहे कि एपीसी के लिए सही कथन कौन सा है, कह रहे कि एपीसी के लिए हमारे को बताना है सही कथन कौन सा है। अब देखो ये भी अगर जिस बच्चे ने फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ा होगा ना, जिस बच्चे ने फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ा होगा ना, वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकता है। बेशक कुछ आया ना, लेकिन ये क्वेश्चन उसका एक नंबर पक्का कर देगा जिसने फॉर्मूले को रिवाइज किया होगा बार बार। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो लॉजिक क्या लगाना है कि जब भी हमारा उपभोग का कंसेप्ट होगा या फिर हमारा क्या बचत का होगा, तो ये दोनों डिपेंड किस पे करेंगे, हमारी इनकम पर। बात सुनिए यहाँ तक, किस पे, हमारी। तो आपको क्या पतली गली कंसेप्ट लगाना है। देखो इनकम में कहा, इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई। तो सबसे पहले देखो वाई किस में नहीं दिया, वो ऑप्शन को फटाफट आप उड़ा दो। वाई किस में नहीं दिया है, इसमें वाई दे रखा, चलो ठीक है, अभी देख पता चल जाएगा। इसमें वाई दे रखा, सी तो हो गया नहीं किसी भी कीमत से, ठीक है। इसमें भी आपका वाई दे रखा, बट अब आपको जज कैसे करना देखो। तो सिंपल हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमारा एपीसी बराबर क्या होता है, सी अपॉन में वाई। क्या कर रहा हूँ, एपीसी बराबर क्या होता है, सी अपॉन वाई। तो ये देखो ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है, क्या ए में मैच कर रहा है, नहीं, ठीक है। क्या बी में मैच कर रहा है, नहीं, देखो क्योंकि यहाँ पर उपभोग की बात करें, यहाँ पर बचत, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी फोर क्या होगा, दोबारा क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है तक। तो ये हमारे क्या थे, 20 क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं हमारे जो और इससे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, इससे जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, उसका हम आगे देखते हैं किस तरह का रहेगा। नंबर 21 क्या कहता है, देखिए कह रहे कि एक अर्थव्यवस्था में कुल, कह रहे कि एक अर्थव्यवस्था में कुल बचत होती है। ऑप्शन आपके पास 4 है। कह रहे कि एक इकोनॉमी में कुल बचत, देखो बचत हमारी क्या नेगेटिव हो सकती है, सिंपल ही बात है। देखो अगर मैं मान लो 100 रुपये कमा रहा हूँ, क्या करूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 120 रुपये मैं खा सकता हूँ, तो हमारे वहाँ पर 20 रुपये की जाएगी, नेगेटिव जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा धनात्मक, प्रारंभ में ऋणात्मक, फिर धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, और प्रारंभ में धनात्मक फिर ऋणात्मक। तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा यहाँ पर पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना है कि हमेशा क्या धनात्मक नहीं हो सकती। क्यों, अब इसमें देखो ऋणात्मक कहाँ वर्ड दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी। हमेशा देखो क्या हमारी जो सेविंग होगी क्या हमेशा नेगेटिव हो सकती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा कि प्रारंभ में, अगर हमने डायग्राम पढ़ा होगा ना, अगर आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा तो मैंने इसके 2 डायग्राम बनाए थे, ठीक है। क्या 2
दो डायग्राम रहते तो एक हमारा ऐसा कुछ था, ठीक है, और फिर दूसरा हमारा यहाँ से गया था ऐसा करके। तो ये वाली जो कंडीशन हमें दिखाती है यहाँ पर ये वाली, तो ये क्या दिखाती है, नेगेटिव वाली दिखाती है। तो पहले क्या होता है नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, B4 बाहुबली। प्रारंभ में क्या होगा, ऋणात्मक फिर धनात्मक देखो, जैसे जैसे यहाँ पर नेगेटिव होगा लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, पॉजिटिव होना शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, B4 बाहुबली। समझ पा रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब करें दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 22, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 22, इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्या 24, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। कह रहा पूर्ण रोजगार स्तर पर, कह रहे कि इकोनॉमी हमारी क्या पूर्ण रोजगार स्तर पर है तो डैश होने पर स्फीति का अंतराल उत्पन्न होती है। मतलब अब पूछ रहा है आपसे कि कौन से केस में आपका स्फीति का अंतराल होगा, स्फीति का अंतराल कौन से केस में होगा, कि जब AD बराबर क्या AS होगा, या कह रहा है AD ग्रेटर देन क्या AS होगा, और कह रहा है AD लेस देन होगा, और फिर कह रहा है AD शून्य होगा। तो यार मैंने कहने की जो पूरा कंसेप्ट आपसे पूछे आ रहा है ना, कह रहे कि अधिक्य मांग का केस पूछा आ रहा है, कह रहे कि अधिक्य मांग का केस पूछा आ रहा है, ठीक है, कि अधिक्य मांग के केस में क्या होता है। तो देखो अधिक्य मांग का यहाँ पर हमारा AD का ग्रेटर देन, ये होगा ऑप्शन नहीं, ठीक है। और देखो कह रहे ऑप्शन मिल गया हमारा B4 बाहुबली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट जो डिमांड है मीन्स जो हमारा समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति से क्या ज़्यादा है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कौन सा केस आएगा, अधिक्य मांग का। और अधिक्य मांग के केस में क्या आएगी भाई, स्फीति के अंतराल। समझ में आ रहा होगा यार। वीडियो को लाइक करो शेयर करो, ठीक, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए। कह रहा कि देखो मैं क्या करूँ, एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, कि पढ़ाने का काम, कंटेंट पे काम करने का वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी लाइक शेयर कमेंट और जो कुछ भी करना ना वो सब आप लोग संभालिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कह रहे हैं, कह रहे कि RBI द्वारा स्फीति के अंतराल को, कह रहे कि RBI द्वारा स्फीति के अंतराल मतलब अधिक्य मांग, कह रहे कि RBI द्वारा स्फीति के अंतराल को डैश द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर केस कौन सा, डिमांड यहाँ पर है, सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या बैंक दर में कमी करके, नहीं, अरे यार कमी करोगे तो सिंपल ही बात है लोगों के पास पैसा बढ़ेगा ना, नहीं कर सकते। दूसरा कह रहे CRR को बढ़ाकर, कह रहे ऑप्शन CRR को बढ़ाकर, और कह रहे फिर SLR में देखो कमी वाले तो जितने भी कम वाले एक भी ऑप्शन नहीं होंगे, प्रतिभूतियों खरीदने पर यहाँ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका CRR बढ़ाकर, मतलब CRR बढ़ाकर ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। अच्छा आप लोग अगले क्वेश्चन होता है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन तो कह रहे कि मौद्रिक नीति, अच्छा मेरे को ये बताइए कमेंट करके कि जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको किसके द्वारा अडॉप्ट किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। कह रहे कि मौद्रिक नीति आमतौर पर डैश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है, मतलब किस चीज़ को निर्धारित करती है, मूल्य स्थिरता को या स्थिर विदेशी संबंध को, देश में रोजगार सृजन को, ऐसी बातें करते हैं। बताओ ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है सरकार के लिए अधिक, सरकार की तो बात ही नहीं करती, सिंपल ही बात है। और कह रहा है स्थिर विदेशी, विदेश के बारे में बात नहीं करती। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A4 कभी आओ कभी हवेली पे, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर, मूल्य वृद्धि, मतलब मूल्य स्थिरता, सॉरी माफ करना, मूल्य स्थिरता है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A4 कभी आओ हवेली पे, ठीक है। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है MCQ में, देखो बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, MCQ में आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कह रहे यदि निवेश गुणक का मूल्य कितना 4 है, मतलब K की वैल्यू कितनी रखी है 4, कह रहे K की वैल्यू कितनी रखी 4। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए देखो कह रहे कि निवेश का मूल्य कितना दे रखा आपका, निवेश गुणक का K का मान दे रखा 4, और स्वायत्त उपभोग दे रखा आपका कितना 30 करोड़, और कह रहा है प्रासंगिक आपको कह रहा है उपभोग निकालना, मतलब आपको C की वैल्यू निकालनी है, क्या कह रहा है C की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो क्वेश्चन यार बहुत गजब का, ठीक। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको मैं सॉल्व कराऊंगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए देखो तो हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, क्या करना है हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कह रहे हैं कि जो जो दे रखा है आपको यहाँ पर लिख लो, ठीक है, क्या क्या दे रखा है। और यार थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट करना, ठीक है, क्या करें थोड़ा सा आदत नहीं मानती है, ठीक है। K की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ स्वायत्त उपभोग मतलब C बार कितना दे रखा है आपका 30 करोड़, ठीक है। आपसे कह रहा है कि C का मान कितना होगा, मीन्स आपको कह रहा है C की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, C की वैल्यू पूछ रहा है। तो यार सबसे पहले देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको C का निकालना है ना। तो क्या आपके पास दे रखा, C का पूरा फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा जाके, अगर आप देखोगे डिटेल में तो मैंने बताया था एक मतलब बराबर क्या होता है MP, ठीक है, क्या होता है MPS, क्या होता है MPS होता है। समझ आ रहा है यहाँ तक, क्या कह रहे हैं MPS। एक मिनट रुक जाओ, देखो क्वेश्चन में कह रहा है स्वायत्त उपभोग दे रखा आपका, ठीक है, और फिर हमारा K की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या होगा, चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखो
अब यहाँ पर के की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और यहाँ पर एमपीएस नहीं दे रखा है, इसको लिख लो क्या एमपीएस। क्लियर आता है। देखो अब इसको मगर हम इसको क्या करेंगे, इनकी लड़ाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा आपका 4 एमपीएस। क्या हो जाएगा 4 एमपीएस। और अगर हम बात करें यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा एमपीएस। एमपीएस बराबर कितना 1 अपॉन में कितना आएगा 4। अगर 1 को हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम इसको 2 जीरो ऊपर डाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 मतलब 0.25। मतलब एमपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है 0.25। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हमें कहना देखिए एस की वैल्यू है, ठीक। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया होगा, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया होगा एमपीएस और प्लस में क्या होता है एमपीसी बराबर कितना 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.25 आई है और यहाँ पर एमपीएस हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा एमपीसी बराबर क्या 1 माइनस में 0.25। तो यहाँ पर एमपीएसी की वैल्यू आएगी 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर एमपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है एमपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है एमपीसी की 0.75, ठीक है। याद से में आ रहा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर बस क्वेश्चन आपसे क्या है, सी का फॉर्मूला क्या आता है स्वायत्त उपभोग प्लस में क्या आता है बी वाई, ठीक है। अब यहाँ स्वायत्त उपभोग दे रहा है कितना है 30 और प्लस में बी हमने देखो स्वायत्त उपभोग की बात करें बी हमने निकाला है 0.75 और वाई की वैल्यू दे रखी नहीं। तो अब गाइस देखो ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है। देखो पहले ऑप्शन मिल गया 0.75, तो ऑप्शन नंबर हमें बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। बात सुनिए क्या करो, जब अपनी हो तो उसी को देखो, बाकी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इससे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वायत्त हाँ कह रहा है कि उपभोग फलन आपका कितना दे देगा सी बराबर कितना 100 प्लस में आपका 0.75 वाई और आई दे देगा, ठीक है। और कह रहा है कि आई के मतलब आपको क्या निकालना, आई निकालना, इनकम कितनी होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, अगर फॉर्मूला याद होगा, जिस बंदे ने फॉर्मूले पढ़े होंगे रिवीजन करा होगा ना, वो क्वेश्चन के साथ खेल जाएगा। ए एस बराबर क्या हमने पढ़ा था सी प्लस आई होता है, ठीक है। ए एस को मैं क्या लिखूंगा सी प्लस में क्या लिखूंगा एस, सॉरी सी प्लस क्या हो जाएगा आई, यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पर देखो हमें वाई की वैल्यू, इसका वैल्यू दे रखी है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जल्दी की बताओ। यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है कह रहा है 100 प्लस में 0.75 वाई और इन्वेस्टमेंट कितना देगा 100, ठीक है। ये हमारा वाई हो गया। अब सिंपल बात है, वाई को इधर लाओ तो वाई माइनस में कितना 7.5 और बराबर में कितना यहाँ पर 200, 100 इन दोनों को सम कर दो कितना आएगा आपका 200, ठीक है। 200 हो जाएगा। और देखो अब एक में से हम मतलब एक में से हम घटाएंगे 0.75, मतलब 100 में से 0.75 जाएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 0.25 वाई आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर कितना आएगा 200, तो वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वाई बराबर कितना होगा 200, सॉरी कितना होगा 200 और अपॉन में कितना होगा 0.25, ठीक है 0.25। अब इतना तो आप पता ही होगा। देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट बाद कितने डिजिट है 2, ठीक है। तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, कितना आएगा 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, नीचे कितना गई है। अब 25 का पढ़ा पढ़ो, ठीक है 25 का पढ़ा पढ़ो, 25 8 कितना होता है, 25 8 कितना होता है 200। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 800। तो अब चेक करो क्या ऑप्शन में 800 है, दिख रहा है, दिख गया ना, दिख गया, टिक कर दो कौन सा बी फॉर बाहुबली, ठीक है बी फॉर बाहुबली। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार गाइज ये जो हमारा क्या होता है कि जो 25 दिन 25 मैराथन का क्या करो, 25 दिन 25 मैराथन का जो हमारा डे मतलब डे 6 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे डे 7 में, इससे बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग क्या करिए यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।